नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं और यह 4 नंबर वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो मनोविज्ञान होता है वो मन का क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो यह किसने कहा था? वैलेंटाइन ने, वाटसन ने, जीन पियाजे ने या जॉन डीवी ने? तो यह किसने कहा था? यह वैलेंटाइन ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा को अनेक धारणाएं सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो यह किसकी परिभाषा है? यह कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। तो यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वह शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। तो यह किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा डॉक्टर मेस की है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? अच्छा लेख होना जरूरी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया जो परीक्षण होता है उसके लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? 5 से 10 वर्ष। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन जो होता है उसकी क्या प्रक्रिया है? तो समायोजन क्या होता है? गतिशील होता है हमेशा। उसके बाद में 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? वंशानुक्रम व वातावरण का क्या करता है? अध्ययन करता है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षण विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। तो उसमें छोटी कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य व दृढ़ता होना जरूरी है। उसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से सहमत है क्या कि सामाजिक भावना शुरू होती है संपर्क से और संपर्क जन्म के बाद होता है या शुरू होता है? तो इसे हम क्या है? असहमत हैं। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है हमारे पास, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। यदि छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करनी है
तो खुद अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग की भावना के साथ उनके साथ रहेंगे। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, उसके बाद में अनियमित दिशा में चली जाती हैं, पहले जैसी रहती है। तो जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होती है तो उनकी रुचियां क्या हो जाती है, बहुमुखी हो जाते हैं। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे पास ऑप्शन है, छात्र धन कमा सकें, ज्ञानार्जन कर सकें, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सकें। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ज्ञान का अर्जन करें। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, एक बालक को संतुलन, सुदृढ़पन और स्वस्थता का अनुपालन करता है। तो एक बालक संतुलन, सुदृढ़पन या स्वस्थता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है, यह सूचक किसका है, उस प्रशंसा का सूचक है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। तो स्वभाव व प्रकृति में छोटे बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। उसके बाद में 17 नंबर हमारे पास प्रश्न है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो क्या है, उनकी समस्या सुनता है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु है। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु कितनी होती है, 15 से 35 वर्ष की आयु जो होती है वो प्रौढ़ शिक्षा के लिए होती है। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, समाज की उन्नति का मूल है। तो समाज की उन्नति का मूल क्या है, बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। यदि हमें समाज में उन्नति लानी है तो बालक बालिकाओं को एक समान शिक्षा देनी होगी। उसके बाद में 20 नंबर हमारे पास प्रश्न है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, प्रश्न है हमारे पास, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु ऑप्शन उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे। तो उनकी क्रियाशील ज्ञानेंद्रियों को यदि क्रियाशील बनाना है तो उनको क्रियाशीली रखेंगे। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी कौन सी है, कि कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद में 22 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, कोई आयु सीमा नहीं होती है, यानी किसी भी आयु में ये शिक्षा ली जा सकती है। उसके बाद में 23 नंबर हमारे पास प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। तो सामाजिक चेतना कैसे विकसित की जा सकती है, समाचार व पत्रिका पढ़ने से। यदि छात्र समाचार और पत्रिका पढ़ेंगे तो वो उनमें सामाजिक चेतना का विकास होगा। उसके बाद में 24 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करोगे। यदि लंबे और कठिन शब्द है जिनका उच्चारण करना कठिन है तो आप क्या करोगे। ऑप्शन है हमारे पास, ऐसे शब्द बार बार बुलाएंगे, शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो कठिन शब्द है उनको बार बार बुलाएंगे और जो बहुत बड़े शब्द है उनको खंडों में बांट कर बुलाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है सही हो जाएंगे, ए और बी। उसके बाद में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करोगे। ऑप्शन हमारे स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने
को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। तो क्या करेंगे, हम अन्य बच्चों से मदद लेने का कहेंगे। उसके बाद में 27 नंबर हमारे पास प्रश्न है, माध्यमिक छात्रों के लिए सब केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि जो माध्यमिक छात्र हैं उनके लिए सब केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि हमारे पास पहला ऑप्शन विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। तो सब केंद्र से फायदा होता है कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद में 28 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे होते हैं। तो जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो क्या होते हैं, जन्मजात प्रेरक भी बोलते हैं उनको, प्राकृतिक प्रेरक भी बोलते हैं और अर्जित प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये सभी जो प्रेरक होते हैं वातावरण से प्राप्त होते हैं वो ये सभी होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करोगे। ऑप्शन हमारे, उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे या धैर्यपूर्ण उसकी बातें सुनेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि उसकी बातें सुनेंगे। उसके बाद 31 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षणिक विभिन्नता का जो प्रमुख कारण क्या है, हमारे पास वंशानुक्रम तथा वातावरण होता है। उसके बाद में 32 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है। तो अध्यापक कक्षा में जैसे ही प्रवेश करता है तो बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछने लगता है। तो बच्चों का वह कौन सा परीक्षण है, तो वह मौखिक परीक्षण है। उसके बाद में 33 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। तो अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से वो क्या कर सकता है, व्यक्तिगत विभेद को जान सकता है। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। तो किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर क्या करता है, विविध प्रश्न पूछता है। तो ये कौन सी विधि होती है, साक्षात्कार विधि होती है। उसके बाद में 35 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की है, ने की। तो कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश की थी वो किस आयोग ने की थी, नई शिक्षा नीति ने की थी। उसके बाद में 36 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे। तो ये करेंगे कि भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में 37 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेश करने से, एक बार फिर से, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाएं करवाए का समावेश करने से। प्रश्न है हमारे पास, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से शिक्षण रुचिकर, सरल एवं उपयोगी बनता है। यानी हमारे जीवन के अंदर यदि शिक्षण कार्य में जो दैनिक जीवन की घटनाएं उनको समावेश करें तो शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा, रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। तो इसकी राय क्या है कि अधिक भार से मानसिक विकास अवरोध हो जाता है। तो जैसे किताबों का बोझ अधिक होगा तो उसका मानसिक जो विकास होगा वो रुक जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को अवसर देना चाहिए। तो यदि श्रम के महत्व का विकास विकसित करना है तो छात्रों को अधिक से अधिक श्रम का अवसर देना होगा। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि परीक्षा समीप आ गई है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं है तो अध्यापक को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। तो कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है, प्रशंसा। उसके बाद में 42 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षा शब्द समानार्थी है। तो शिक्षा शब्द किसके समानार्थी है, निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का या उपयुक्त सभी का। तो ये शिक्षा शब्द उपयुक्त सभी का समानार्थी शब्द है। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, यानी जो भी कक्षा है उसमें छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, यानी छात्र यदि कम संख्या होगी तो उस कक्षा में शिक्षक प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख सकता है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तीव्रता से होती है। 46 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को, या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। तो प्राथमिक शिक्षा को किस धारा के तहत निःशुल्क बनाया गया है, धारा 45 के तहत। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है, बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव या उपयुक्त सभी। तो जो स्वभाव है वो हमें पर्यावरण मतलब जिनसे हम मिलेंगे वैसा स्वभाव हमारा बन जाएगा, तो ये प्रभाव प्रभावित होता है। उसके बाद में 48 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कुंठा की भावना बच्चे में आती है तो किस वजह से आती है, व्यक्तिगत असमताओं के फलस्वरूप। जो व्यक्तिगत असमताएं होती हैं उनके फलस्वरूप बालक में कुंठाएं आती है। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो तत्व है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रकृतिवाद। भाषावाद ये राष्ट्रीय एकता में बाधक है। उसके बाद में जातिवाद सबसे बड़ा बाधक है और संप्रदायवाद ये भी सबसे बड़ा बाधक है। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। तो किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है।
तो हमारे पास जो सी नंबर ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उसमें विश्वसनीयता सबसे अधिक रहती है। उसके बाद में 51 नंबर हमारे पास प्रश्न है परिवार शब्द, परिवार जो शब्द है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। तो वो परिवार जो है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है, तो वो अनौपचारिक साधन है। उसके बाद में 52 नंबर हमारे पास प्रश्न है विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य है ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास संस्कृति का संरक्षण, बिल्कुल। संस्कृति का परिष्करण, बिल्कुल। संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, तो ये सभी विद्यालय का कार्य होता है। उसके बाद में हमारे पास 54 नंबर प्रश्न है किस वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मध्य मान कहा जाता है। उसके बाद में निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन कौन सा नहीं है, कक्षा शिक्षण, ये निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। तो कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है हमारे पास मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में हमारे पास 56 नंबर प्रश्न है नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। जो नारी शिक्षा है उसके क्षेत्र में क्या समस्या है। ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अपव्यय, शिक्षकों की समस्या। तो ये सभी की सभी नारी क्षेत्र में, नारी के जो शिक्षा क्षेत्र में समस्याएं हैं। उसके बाद में हमारे पास 57 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में इंग्लैंड में की गई थी। उसके बाद में 58 नंबर हमारे पास प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में शिक्षा के किस साधन के उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए ये बात कही गई है। उसके बाद में 59 नंबर हमारे पास प्रश्न है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने स्तुति की थी। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने स्तुति की थी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग 1964। उसके बाद में हमारे पास 60 नंबर प्रश्न है बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन होगा इसका बी विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर। उसके बाद में 61 नंबर हमारे पास प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है। तो शिक्षा का कौन सा रूप वर्णित है, 10+2+3 रूप शिक्षा का वर्णित है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 62 है विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। तो विद्यालय के संचालन के लिए क्या आवश्यक है। विद्यालय का संगठन, बिल्कुल। विद्यालय का प्रबंधन, बिल्कुल। विद्यालय का प्रशासन, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक है। उसके बाद में 63 नंबर हमारे पास प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। क्या किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सावधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उसके बाद में हमारे पास 64 नंबर प्रश्न है 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो 3 से जो 5 वर्ष के बालक होते हैं उनको निरौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद में हमारे पास 65 नंबर प्रश्न है विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है।
तो विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। उसके बाद में हमारे पास 66 नंबर प्रश्न है, भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो भाषा को उपयुक्त तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है। उसके बाद में 67 नंबर प्रश्न है, कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। तो कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? प्रजातांत्रिक उपागम। उसके बाद में हमारे पास 68 नंबर प्रश्न है, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। तो सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। तो क्या तर्क दिया जाता है? भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। उसके बाद में हमारे पास 69 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण करना। उसके बाद में 70 नंबर हमारे पास प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालकों को आप क्या करोगे? स्कूल से जो बालक भाग जाते हैं उसको ऑप्शन हमारे पास ए नंबर, समझा बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 नंबर हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 71 नंबर प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? यदि कोई कक्षा बड़ी है यानी छोटी कक्षा और छात्र के बैठने के पर्याप्त साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो समायोजन काल का प्रयास करेंगे, तो उसको व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हमारे पास 72 नंबर प्रश्न है, आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। तो जीवन का सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास प्रतिष्ठित पद एवं शक्ति, कठिन श्रम एवं धनवान बनना, गरीबों की मदद, प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा। तो गरीबों की मदद हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। उसके बाद में 73 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना घातक है। किसका घातक है? यदि विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं है तो वो शिक्षकों की अकुशलता का घातक है। उसके बाद में 74 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है? तो क्या है? धन व प्रशंसा पत्र देना। उसके बाद में हमारे पास 75 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। तो शिक्षा का स्तर गिरने का कारण है गैर जिम्मेदार शिक्षक। उसके बाद में हमारे पास 76 नंबर प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है भावी पीढ़ी का निर्माण करना। उसके बाद में 77 नंबर प्रश्न है, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए क्योंकि छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। उसके बाद में हमारे पास 78 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जो है। तो शिक्षा है वो छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश इन तीनों के रूप में घूमती है। तो ये शिक्षा का एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, छात्र होगा, शिक्षक होगा और वातावरण होगा। उसके बाद में हमारे पास 79 नंबर प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? तो मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है कि हमारे पास ऑप्शन होएगा कि बौद्धिक विकास में सहायक है। तो वो मातृभाषा से बौद्धिक विकास अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद में 80 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो किस आधार पर कर सकता है?
पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से। उसके बाद में हमारे पास 81 नंबर प्रश्न है, किशोरों में दबंध उभरने का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है? यदि उनके अवसरों को क्या कर दें, अनुकूल कर दें, तो उनके अंदर दबंध या बुरी भावनाएं विकसित हो जाएगी। उसके बाद में 82 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पाठ्य चर्चा है। तो पाठ्य चर्चा क्या होती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम को पाठ्य चर्चा कहा जाता है। उसके बाद में 83 नंबर हमारे पास प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया से आप समझो लिखने के लिए, तो लिखने से डिसलेक्सिया लिखना, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं पढ़ोगे कभी भी, यहाँ पे आप पढ़ना पढ़ोगे। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार होता है। उसके बाद में हमारे पास 84 नंबर प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 110 के बीच होती है। उसके बाद में 86 नंबर हमारे पास प्रश्न, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा? आगमन विधि प्रयोग करेगा। उसके बाद में 86 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है पावलोव के सिद्धांत को? होफमैन मशीन बताती है। उसके बाद में 87 प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। तो यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो ये फिर से आ चुका है प्रश्न, तो ये क्रो एंड क्रो का है। उसके बाद में हमारे पास 88 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो शिक्षक के जो शिक्षा होती है उसके द्वारा ही मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो यह किसका कथन है? यह ब्राउन का कथन है। उसके बाद में 89 नंबर प्रश्न है हमारे पास, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? साक्षात्कार विधि होती है उसकी संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की। उसके बाद में हमारे पास 90 नंबर प्रश्न है, सीखी हुई बातों को स्मरण करने या पुण्य स्मरण करने की असफलता कहलाती है। सीखी हुई बातों को स्मरण करने या पुण्य स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो असफलता कहलाती है विस्मृति कहलाती है। उसके बाद में 91 नंबर हमारे पास प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। तो ये न श्रव्य तो होते नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दृश्य साधन होता है। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का? तो बाल मनोविज्ञान और अध्यापन विषय का दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वृद्धि और विकास के नाम आते ही विकास की विधि ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 94, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चे को सीखने की तो बहुत प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है। तो बच्चा कई प्रकार से सीखता है। उसके बाद में 95 प्रश्न है हमारे पास, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया उसके सोपान क्या है? उद्देश्य का निर्धारण, बिल्कुल ये पहला सोपान इसका। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, बिल्कुल ये भी है। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, तो ये सारे के सारे मूल्यांकन के सोपान हैं। उसके बाद में 96 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर
छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का उदाहरण बनता है। उसके बाद में 97 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से वो संबंधित थे। उसके बाद में 98 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो यदि कोई बच्चा के अभिभावक स्कूल नहीं आता है तो उस अभिभावक से अध्यापक खुद मिलने जाएगा। उसके बाद में समायोजन की विधियां है, तो समायोजन की विधियां कुंठा से, ग्रसन से, यानी कुंठा से या संघर्ष से, या एक व दोनों। तो ये दोनों ही ऊपर वाली कुंठा से और संघर्ष से कुछ समायोजन की विधियां हैं। उसके बाद में 100 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता या मानसिक विकास की तीव्रता। तो नैतिकता का अभाव होता है शेषावस्था में। शेषावस्था के अंदर नैतिक गुण जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये थे आज के वीडियो के 100 प्रश्न। आपको वीडियो